तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कप्तान भागना चाहते थे और ब्लड स्मेल्टर उनको पकड़ लेते और नाव में यानी फ्लाइंग शिप में बैठा देते और फाइनली कप्तान को उस सवाल का जवाब में मिल जाता है कि ज़ू किंग ने क्या जवाब दिया था ग्रैंड एम्परर के डिवाइन वेल को। और इन्हें पता चलता है कि ज़ू ने कुछ नहीं किया था, बस गरियाया था, उस ब्रोकन फेस ऑफ गॉड को थूका था उसके ऊपर। और फिलहाल ये लोग एट सेक कोलिशन अब पहुंच चुके थे। अब आके कैप्टन इस दौरान फ्लाइंग शिप पर खड़े थे कि यार ये बेल बस 3 बार बजा, बस इतना ही। और कैप्टन इस समय अपने स्वॉर्ड सेज का जो यूनिफॉर्म था उसे पहन के थे, लेकिन कैप्टन की फटी भी पड़ी थी। जू को भी बोला गया था तो उसने भी अपना यूनिफॉर्म पहन लिया। तो देखो जो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म था ना स्वॉर्ड सेज इसका, भाई काफी अलग दिखता था, मतलब एक अलग ही ऑरा थी, एक अलग ही नाम था उसका। यान इस दौरान जू के बाजू में खड़ी थी और काफी गर्व महसूस कर रही थी। ब्लड स्मेल्टर कहते तुम्हारा कहना क्या है कि 3 बार बजा, वो बेल मेरे लिए भी नहीं बजे थे, लगता है तुम्हें अब लात खाने की जरूरत है। और फिर तुरंत ही ना कप्तान पलटते हैं, अरे सर ब्लड स्मेल्टर ग्रीटिंग्स ओ मेरे वाइस पैट्रियार्क। ब्लड स्मेल्टर लोग देते हैं कि ये लौंडा सुधरेगा नहीं, और ब्लड स्मेल्टर जू की तरफ देख रहे थे, काफी खुश थे और जू ने एक रेस्पेक्ट दिखाता है। और ब्लड स्मेल्टर भी कहता है अपने इस बड़े भाई को इग्नोर ही मारो, बकवास आदमी, बेल कितने बार भी बजे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात और बता दूं, ये सेक्ट का बेल 21 बार से ज्यादा नहीं बच सकता, ऐसा कुछ। कप्तान पूछते हैं ऐसा क्यों? तो इस दौरान ब्लड स्मेल्टर बोलते हैं जू किंग से बात कर रहे थे, कप्तान को तो इग्नोर मार रहे थे कि देखो वो सब छोड़ो, सेट लौटने के बाद 3 महीने का टाइम होगा तुम लोगों के पास रेस्ट करने का, उसके बाद तुम लोग एक लंबे ट्रिप पे जा रहे होगे, तो मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट भी दूंगा। कैप्टन कुछ कहने वाले थे पर तभी ब्लड स्मेल्टर उनकी तरफ देखते, तुम अब अच्छे नहीं रहे, कुछ अच्छी चीजें सीखो, कम से कम अपने छोटे भाई से कुछ अच्छी चीजें सीखो। और परेशानी खड़े करते रहते हो, अब सी सीलिंग काउंटी जा रहे हो तो वहां थोड़ा सावधान रहना, और वहां परेशानी करोगे तो तुम्हें अपने सील्स खोलने पड़ेंगे, और सील्स खोलोगे तो खुद भी मारे जा सकते हो। और इस दौरान कप्तान कहते हैं कि अरे पैट्रियार्च सी सीलिंग काउंटी छोड़िए, मेरा अभी ऑरा ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, रिवाइव कर पाऊंगा कि नहीं मुझे भी नहीं पता। डर्समेंटर कुछ कहने ही वाले थे तभी यहाँ पर 8 सेक कोलिशन से बहुत सारे लोग प्रकट हो जाते हैं, कुछ 7 ब्लड आइज के थे, कुछ बाकी भी जो अदर सेक्ट है उनके भी लोग थे, मास्टर 7 भी उनमें से एक थे। अब एक मतलब बोल सकते हो बैंकेट तैयार किया गया था आज जू किंग और कैप्टन वगैरह के लिए। कैप्टन इस दौरान 7 से कोलिशन 8 से कोलिशन पहुंच चुके थे और खास करके 7 ब्लड आइज, और देखते हैं कि वहां पर आर्च इमोर्टल प्लम डार्क नहीं दिखाई देती तो काफी खुश थे। और फाइनली जो प्रेसिडेंट थे कोलिशन के वो जू किंग और चेन एर्निंग यानी कप्तान, दोनों को 8 से कोलिशन का डाओ चिल्ड्रन घोषित करते थे। और इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं था, 7 ब्लड आइज के लिए तो बहुत खास दिन था भाई। और इस समय भाई अलग ही माहौल था पूरा 7 ब्लड आइज में। कप्तान इधर अपना फेंकने में लगे थे कि अरे हम दोनों ने मिल कर के ना 30,000 से ऊपर की लाइट पार कर दी थी। जू इग्नोर मारता है कि 1 मीटर लाइट के साथ, बट कुछ बोलते नहीं है। इस दौरान जू जो था ना फुआंग यान से बात कर रहा था कि यार जू मुझे भरोसा नहीं हुआ, मतलब कितना जल्दी समय निकल गया यार, मतलब चीजें कितनी आगे निकल चुकी है। और फुआंग यान बताता है कि मैं साउथ फिनिक्स वापस जा रहा हूँ एल्डर सिस्टर के साथ, अगली बार हमारी मुलाकात साउथ फिनिक्स में होगी। इन चीजों के बारे में फुआंग यान आपको याद ही होगा, मोटा लौंडा अपना, वो बोलते रहता था जू को यार उसको एम्ब्रर रिसीविंग प्रीफेक्चर पसंद नहीं है। और जो उसके बाद वो जो 3 स्पिरिट्स टाउ सप्रेसिंग माउंटेन में क्या हुआ था पूरी स्टोरी सुना देता। वांग यान काफी खुश थे। धीरे धीरे शाम का समय हो जाती, इधर जो कैप्टन थे ना जैंग सन जो थे अपने वो जो नाव बनाने रहे, उनसे अलग ही अपनी फेकम फेकी चालू रखे हुए थे कि ये कर दिया वो कर दिया भाई एकदम। जू इस दौरान उसके थोड़ा समय पहले जाकर के मास्टर 6 का जो जगह था वहां पर रिस्पेक्ट देके भी आ चुका था। लेकिन तभी जब कप्तान अपनी बकवास फेंके जा रहा था, यहाँ पर एक और फील होती है, एक वुमेन की। दिखने में मैं क्या ही बताऊं, क्या ही सुंदर, मतलब अप्सराएं फेल है, तुम्हारी मेडुसा फेल है भाई, जिसके ऊपर लौंडे यहाँ पर उछलते रहते हैं। और जू की यहाँ पर फट जाती है, नर्वस हो जाता है, उससे ज्यादा कप्तान, क्योंकि जैसे वो प्लम कलर की लाइट चमकती है ना, कप्तान समझ चुके थे, भागना चाहते थे, लेकिन मास्टर 7 की पूरे टाइम नजर थी। मास्टर 7 पकड़ लेते हैं कप्तान, तो इस दौरान कप्तान बोलते हैं मास्टर ये क्या? मास्टर 7 प्लम डार्क को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि फेलो डार्क इस प्लम डार्क, इस बंदे ने प्रॉब्लम किया था, आपने जो पनिशमेंट बताया था इसके लिए वो सबसे बेहतर है। इधर जू भीड़ में से भाग रहा, लेकिन कप्तान तभी चिल्ला देते कि छोटे भाई मेरी मदद करो, या भागो तो मत, मेरा साइड तो रहो। कप्तान की बात सुनकर के जू किंग को गुस्सा आता है कि ये मेरा भाई सुधरेगा नहीं, मेरा नाम लेना जरूरी था। और जू किंग के लिए लेट चुका था कि प्लम डार्क की फिर नजर पड़ती है और वो स्माइल करती है कि मेरे साथ चलो बच्चे, मुझे कुछ बात करना है तुमसे। अब जू मना तो कर नहीं सकता था, कप्तान इस दौरान कुछ कहने वाले थे, बट प्लम डार्क कप्तान का मुंह कोई सील देती है, मतलब एक और से सील कर देती है। कप्तान बस आंखें मटका सकते थे। जू इग्नोर मारने वाला था, लेकिन मास्टर 7 कला साफ करते कि चले जाओ फोर्थ से प्ले। जू देखता है मास्टर 7 की तरफ और मास्टर 7 फिर इग्नोर मार देते कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। प्लम डार्क स्माइल करती, वो फील करता कि वो हवा में अपने आप फुट गया है और वो करीब खींच लेती है जू को, तो एक
बॉडी की स्मेल होती है जो कि ज़ू फ़ील कर सकता था, वो प्लम वाली औरत। और फिर वो बोलती है, "तुम्हें मेरा मैसेज मिला था बच्चे?" ज़ू मना कर देता है, वो हँसती है और उसके बाद ज़ू और कप्तान को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। और जब अगली बार प्रकट होती हैं, तो वो जो डीमन स्नेक का जो पॉकेट रियल्म था ना, सीधा वहीं प्रकट होती है। वही वो साँप का कंकाल यहाँ पर, एक बंदा यहाँ पर पहले से उपस्थित था जो कि घस के साफ कर रहा था साँप के बॉडी-वॉडी को, जो भी बोल लो। और ये कोई और नहीं, वू ज़ियान वो था। आने के बाद सीधा वो बोलती है प्लम्डा कि चेनेरनी, तुमने साँप के दाँत को चुराया था ना, तो देखो यार, अब तुम्हें इसको मेंटेन-वेंटेन करना पड़ेगा और 3 महीने तुम्हें यहीं रहना। तुम्हें वो दाँत चाहिए था, अगर तो तुम मुझसे माँग लेते थे, मैं दे देती थी। ये करना ज़रूरी था तुम्हारे लिए। तो इनको काम पर लगाने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वो वू ज़ियान वो। कप्तान फिर भी खुश थे कि चलो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने जो लेटर लिखा था, वो कहीं न कहीं काम कर गया था। मुझे ऐसे लेटर्स और लिखने चाहिए। तो कप्तान भी सफाई में लग जाते हैं। ज़ू को भी थोड़ा मज़ा आ रहा था कप्तान को ऐसे काम करते हुए देख कर के। इस दौरान पॉकेट रियल्म का जो सबसे ऊपर का हिस्सा था ना, वहाँ पर प्लम डार्क ज़ू को लेकर जाती है। इस सांप का जो खोपड़ी होता है और फिर ज़ू की तरफ देखकर स्माइल करती है कि बैठो यहाँ पे। तो ज़ू के बगल में वो बैठ जाती है। ऊपर से ज़ू को देखकर और मज़ा आ रहा था क्योंकि एकदम टॉप व्यू से दिख रहा था कप्तान को काम करते हुए। हालाँकि ज़ू की फटी भी पड़ी थी, एंग्ज़ायटी तो हो ही रही थी उसे। और इस दौरान वो कहती है प्लम डार्क कि लेटर जो तुमने लिखा था, तुमने उसमें 3 चीज़ प्रॉमिस की थी। तो तुम एक काम करो, पहला प्रॉमिस पूरा कर दो। ज़ू की फट जाती कि ये कब कैसे हुआ? मन में बोल सकता था, भाई सामने क्या ही बोलेगा। अब ये देख कर के जब ज़ू का चेहरा बनता है ना, तो प्लम को और मचा आता है कि क्या मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो लेटर तुमने नहीं लिखा था? लेकिन अगर तुमने नहीं लिखा था तो किसने लिखा था? और ये तो सही नहीं है ना, कोई तुम्हारे और मेरे साथ खेल रहा है तो। और वो अलग ही हँस रही थी, उनकी जो स्माइल थी ना भाई, फूल के समान थी। लेकिन आँखों में एक सीरियसनेस था कि जो भी ऐसा कर रहा है उसको तो निपटा देना चाहिए। ज़ू को समझ में आ जाता है वो मज़ाक नहीं कर रही हैं। तो कप्तान की तरफ देखता है, कप्तान ने पूरी बात सुनी थी, कप्तान की ओर फट जाती है। कप्तान हल्का सा ज़ू की तरफ देखते हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। कप्तान का डिवाइन सेंस भी सील्ड हो गया था भाई, तो बस आँखें मटका सकते थे और कुछ नहीं। फिर प्लम डार्क बोलती है, ऐसे वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने लेटर में कुछ चीज़ें प्रॉमिस की थी कि तुम जब ये ट्रैवलिंग करके आ जाओगे, क्योंकि लेटर जो कैप्टन ने लिखा था वहीं से लिख दिया था, मतलब जब ये लोग एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में उस लोकेशन पे थे जो नीदर फ्लाइट पिलर था। वो काफ़ी सीरियस थे कि तुम अपने पास्ट के बारे में बताओगे, तुम्हारा पहला प्रॉमिस यही था। वो बहुत सीरियस थे। कैप्टन इस दौरान समझ रहे थे कि ज़ू भाई कुछ करे ना अब, नहीं तो पूरा माजरा खराब हो जाएगा। ज़ू देखता है कि प्लम डार्क काफ़ी सीरियस है, तो ज़ू बोलता है मेरा पास्ट, मैं तो नॉर्मल एक इंसान था, साउथ फिनिक्स में पैदा हुआ था। पूरी चीज़ें थोड़ी बहुत बता देता है, कैसे उसने कौवे को मारा, कभी मतलब बत्तख को मारा, खाया, जब ये चीज़ें हो गई थी तो। बताता है कि उसने मतलब कौवा भी पाला था, एक स्पैरो भी पाला था, जो भी। तो ज़ू बोलता है कि मैं उन्हें ढूँढ भी लूँगा। वल्चर्स के बारे में बताता है। प्लम डार्क बस पूरी बातें सुन रही थी। कैप्टन एकदम शांति से खड़े थे और काम ब कर रहे थे। और जो भी चीज़ें ज़ू बताता है उसमें बहुत सी चीज़ें मर जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बताता है। जो इसने जीव-जंतु पाले थे, उसे किसी ने और ने मार दिया, एक को चमगादड़ खा गया है, जो भी। और ज़ू का यही था कि वो उस कौवे को ढूँढना चाहता है। और ज़ू बोलता है देखो, मतलब बताता है कि देखिए मेरे को अपने मम्मी-पापा का तो उतना याद नहीं। मुझे अगर कोई सबसे ज़्यादा याद है तो मेरा मास्टर, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था। मतलब ये प्लम डार्क अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत बताती है। क्योंकि देखो ज़ू अपना बता देता है तो उनसे भी पूछ लेता है। फिर वो बताती है कि देखो यार, मुझे एक सपना हमेशा आता है। हर रात आता था पहले। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कम होकर के हर साल आने लगा। फिर अब 10 साल में आया, जहाँ पर मैं दुनिया देखती हूँ एकदम अंधकार छाया हुआ है। बस एक मुझे लैंप दिखाई दे रहा है, जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। वो लैंप जो है, वो बैंगनी कलर का है। फिर वो लैंप बुझ जाता है और कोई लाइट नहीं थी। देखना मुश्किल था, लेकिन वो जो भी चीज़ है वो मेरे बहुत करीब है। लैंप वॉयलेट है या जो भी, वो मेरा गेस है क्योंकि मुझे याद भी नहीं है उतना। हालाँकि वो लैंप हमेशा प्रकट होता है मेरे मतलब सपने में। और वो बोलती है वो सपना है, लेकिन मुझे बहुत रियल जैसा लगता है वो लैंप भी। ज़ू को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। समय इस दौरान बीतता है। दोनों भी शांत होके बैठ गए थे। डार्क स्माइल करती है कि तुम्हारे पास वो डार्क स्पिरिटेबल डोर है ना, क्या मुझे दिखा सकती हो? तो ज़ू निकालता है और इस दौरान जब वो अपने सामने खोलती है तो एकदम पिच ब्लैक डार्क ऑरा प्रकट होती है, जो कि शायद उनके दिल में एग्जिस्ट करता था, मतलब प्लम डार्क के। पूरा अंधकार ही था। उसे एक लाइट की ज़रूरत थी, चमकती हुई चीज़ की। और ज़ू उसके बाद अपने बारे में सोचता है, तो जभी भी वो दरवाजे के सामने प्रकट होता था, अपनी तरफ करता था, लाइट चमकता तो उसे मालूम ही था। फिर प्लम डार्क इसका जो वुड का छोटा सा टुकड़ा था उसे वापस कर देती है। फिर वो ज़ू से बोलती है, तुम्हें वो गाना याद है पार्टिंग विद सॉरो? ज़ू हाँ में सर हिलाता है और फिर वो फ्लूट निकालता है, बजाता है और उसके बाद प्लम डार्क गायब हो जाती है। मतलब उन्होंने ज़ू से पुरानी स्टोरी सुननी थी, वो सुन चुकी थी। और जाते-जाते बोलती हैं कि देखो यार, तुमने अच्छा नहीं बजाया। अब उसके बाद ज़ू कप्तान और वो ज़ियानज़ू की तरफ देखता है। दोनों भी नाम में ही सर हिला रहे थे कि नहीं भाई, अच्छा तो नहीं बजाया। और उसके बाद ज़ू भी यहाँ से निकल जाता है। फिलहाल सुबह का समय था बाहर में जब ये निकलता है, तो फिर से मास्टर 6 का जो एरिया था जहाँ पर उन्हें रेस्पेक्ट दिखाया जाता है, वहाँ चला जाता है। वांग यान से भी इसको मैसेज मिल चुका था ट्रांसमिशन जेट से कि आज के दिन वो एल्डर सिस्टर और वो मतलब वांग यान जा रहे हैं वापस साउथ फिनिक्स। तो हम गुड बाय कहना चाहते हैं। तो पूछता है आप अभी जा रहे हो, कहाँ हो? टेलीपोर्टेशन पोर्टल या पोर्ट, कहाँ हो? मतलब आप देखो पोर्टल से भी जा सकते हो और नाव से भी जा सकते हो ना पोर्ट। तो जवाब आता है
वांग यान का कि नहीं यार टेलीपोर्ट तो नहीं कर रहे, हम समुद्री रास्ते से ही जा रहे हैं, पोर्ट से ही जा रहे हैं, हम 2 ही जा रहे हैं, बस अब चढ़ने वाले नाव पर। ज़ू आवाज़ से समझ में प पा रहा था कि मतलब वांग यान काफ़ी खुश थे और ज़ूस आता है मिलने, वांग यान गले मिलता है। एल्डर सिस्टर भी जो थी इसकी सेकंड एल्डर सिस्टर है, ज़ोकिंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं कि छोटे भाई, कल ही रात में एक मिशन से वापस आई, इसलिए मैं बैंकेट पे नहीं थी, लेकिन तुमको कांग्रेचुलेशन कि तुम स्वॉर्ड सेज बने। अब ज़ू देखो सेकंड एल्डर सिस्टर को उतना जानता नहीं था, लेकिन एक आधी बार मिला था, फिर कभी-कभी तो मिला ही था, तो बस उतना ही। सेकंड एल्डर सिस्टर इस दौरान अपना धर्मस्थल स्टार्ट करती हैं और निकल जाती हैं। फांग यान फिर से चिल्लाते हैं कि ज़ोकिंग, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है काउंटी कैपिटल में। मैंने उसको बता दिया तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा ध्यान रखेगा। हाँ, अगर तुम्हें कभी निराशा लगे, कुछ ऐसा लगे ना, तो साउथ फिनिक्स कभी भी वापस आ सकते हो। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर तुम साउथ फिनिक्स आ जाओगे तो सेफ रहोगे। फांग यान मतलब एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे भाई अपनी आवाज़ में कि मैं हूँ ना बंटे, बंटाए। ज़ू भी हाँ में चिल्लाता है और फिर इधर से निकल जाता है। तो लंबे समय तक पहले ज़ू देखते रहता है, नाव जहाँ तक देखती है, उसके बाद फिर यहाँ से निकल चुका था। और ज़ू का मन भी यही था कि उसकी जो सेकंड एल्डर सिस्टर है और वांग यान बस खुश रहें साउथ फिनिक्स में। और फिर से मास्टर 6 के लिए जो क्योंकि जा रहा था बीच में ना पहले वो रिस्पेक्ट देने, तो वहाँ निकल जाता है। जहाँ पर पहले देखता देखो 6 वीक था, तो वहाँ पर बहुत सारे बंदे कल्टीवेशन में लगे हुए थे और मास्टर 7 ने उसको हार्ट का कल्टीवेशन करने को कहा था। बाकी लोगों को मतलब सभी को विचित्र लगा था, क्योंकि पहले सेक्ट मैजिकल टेक्निक पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था और ज़ू के हिसाब से जो टाइमिंग कर रहे हैं इसके मास्टर 7, ये जो गॉड बॉडी का एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि देखो इन्हें रास्ते में वो मिला था अपना मास्टर शेंगयुआन वगैरह या जो भी, तो वहाँ पर गॉड बॉडी भी मिली थी, तो उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो वहाँ पर जब ज़ू जाता है ना मास्टर 6 को रिस्पेक्ट दिखाने, जो बाम्बू फॉरेस्ट टाइप एरिया था, वहाँ पर 2 कल्टीवेटर से दिखाई देते हैं और देखकर दोनों ज़ू को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। दोनों ज़ू को कांग्रेचुलेट करते हैं, कांग्रेचुलेशंस मतलब जूनियर ब्रदर ज़ू स्वॉर्ड सेज बनने के लिए, और ज़ू भी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। वो बताते हैं कि हमें एक मिशन मिला है, हमें बाहर जाना है, उससे पहले हम मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाने आए थे, और फिर ये दोनों निकल जाते हैं और ज़ू भी इन्हें बोलता है कि बड़े भाइयों आपको की जर्नी अच्छी हो। तो ज़ू यहाँ पर थोड़ी देर बैठता है, अल्कोहल के जार निकालता है, क्योंकि मास्टर 6 अच्छा खासा पीते थे, उन्हें पीना पसंद था, और वो बोलता है ज़ू कि मास्टर 6 अगली बार जब मैं आऊँगा ना, तो टॉर्च लाइट वालों की खोपड़ियाँ भी लाऊँगा अल्कोहल के साथ। रिस्पेक्ट दिखाता है और निकल लेता है। अब इसका था कि मास्टर 7 से मिलना, अपने मास्टर से मिलना। जाते-जाते पहले मास्टर 7 को मैसेज भेजता है कि वो मिलने आ रहा है। 7 बता देते कि वो कहाँ पर है, तो ज़ू उस तरफ पड़ जाता है। लेकिन तभी ज़ू के कानों में एक आवाज़ पड़ती है कि तुम काफ़ी लकी हो बच्चे, कि तुम्हें मैं मिल गया, नहीं तो जो सेक्ट अंकल टिंग्स आए हुए हैं ना, उनका गुस्सा बहुत गंदा है। तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ आर्गू कर पाओगे और टॉप पे आ जाओगे। अगर मैं नहीं आता तो मेरे साथ रहना, ठीक है? तो टिंग्सो इस दौरान इसको एक और आवाज़ सुनने को मिलती है, सेक्ट आंटी टिंग है, क्योंकि हाँ, जैसा आपको ज़ोकिंग की नज़र टिंग्सो पर पड़ती है, वो उसने पोनीटेल वगैरह बनाए हुए थे और वहाँ पर एक लड़का जो टिंग्सो को रिस्पेक्ट दिखा रहा था और टिंग्सो को सेक्ट आंट डिंग कह के बोल रहा था और टिंग्सो के पीछे खड़ा था। टिंग्सो की नज़रें ज़ोकिंग पर पड़ती और वो काफ़ी खुश हो जाती कि बिग ब्रो ज़ोकिंग, मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी। आप कल आए ना, तो मैं सेक्लूज़न में थी, कल्टीवेशन में, और मैं 60वां धर्मापर्चर खोलने वाली हूँ, तो मेरे 2 लाइफ फ्लेम हो जाएँगे। और वो फिर अपना बताती है कि प्लांट के बारे में स्टडी कर रही है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? ज़ू भी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम मिला था, तो टिंगज़ू ने अपना पहला लाइफ फ्लेम इग्नाइट किया था और कितने कम समय में, मतलब तरक्की तो कर गई थी। और ज़ू बोलता है फिर कि मैं चलता हूँ, और ज़ू उस लड़के की तरफ देखता है जो कि काफ़ी नर्वस था और टिंगज़ू के पीछे छिपा हुआ था। ये वही बंदा था जिसे मास्टर 7 ने एक आइडेंटिटी टोकन दिया था जब ज़ू और टिंगज़ू एक ऐसे मिशन पे गए थे। और ये वही बंदा था ना जो कि अपने को हर समय बच्चा बना लेता था, अगर आपको याद हो तो। वो घोस्ट एम्परर का जो माउंटेन वाला एरिया था उसके आस-पास। तो उसे मालूम था कि ज़ू को सब पता है। मतलब वो एक क्रू था ह्यूमन फॉर्म में। टिंगज़ू पूछती, तुम्हें पता है ये बच्चा याद है? ज़ू भी पता था कि हाँ, ये वही गाँव वाला लड़का है ना। और वो ज़ूकिंग को भी हेलो सेक्ट अंकल ज़ू कह के बुलाता है और इसका नाम था फांग ले। वो बताती है कि क्या हुआ था ना, कि ये नीचे ही रहता ना, ऑफ पीक माउंटेन का डिसाइपल है अभी तो। तो धर्मा बोर्ड वगैरह खरीद रहा था, तो ढिंग ज़ायो हाई की इस पर नज़र पड़ गई थी। उसी समय मैं आ गई, तो फिर मैंने इसको बचाया। और फिर वो बताती है कि मतलब मैसेज से बताती है डिंगज़ू ज़ूकिंग को कि मैंने देखा कि ढिंग ज़ायो हाई इस पे नज़र बना के है। मानो इस बच्चे को खाना चाहते हो। तो मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना पड़ेगा। बंदी की नज़रें काफ़ी शार्प थी, चाहे जो भी हो यार डिंगज़ू की। और वो बोलती ठीक है, आप मास्टर से मिलने चाहिए अपने, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। क्योंकि अब जब भी रहेगा तो वांगलिंग पर मैं नज़र बना के रखूँ। ज़ू इस दौरान आगे निकल जाता है। वांगलिंग इस दौरान काफ़ी खुश था ज़ूकिंग को देख करके, क्योंकि ज़ूकिंग ने उससे कहा था उस दिन। और कुछ तो बोलता है, ज़ूकिंग पलट के उससे कहता है, याद है मतलब तुम्हें, मेहनत करो और सब चीज़ें होंगी। और ज़ू फिर निकल जाता है। तो मास्टर 7 भी वहाँ पर थे और उनका सेवक भी था, और सेवक को भी ज़ूकिंग अपना रिस्पेक्ट दिखाता है और सेवक उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। और वो बोर्ड वाला गेम खेल रहे थे अपना गो बोर्ड, तो ज़ू वहाँ पर बैठ जाता है
और ज़ो वैसे भी इस गेम में तो कोई ख़ास अच्छा था नहीं। तो इस दौरान बोलते हैं कि फोर्थ सिबलिंग तुम्हारा दिल मुझे लग रहा है शांत नहीं है। तुम बताओ क्या होगा तुम्हें? तुम लगता है कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हो। तो ज़ो भी बोलता है देखिए मास्टर मैं आपसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहता हूँ। मास्टर की आँखों में देखता है। इस दौरान से वो थोड़ी दूरी पे मतलब जाके बैठ जाते हैं और अपना कल्टीवेशन में लग जाते हैं। और ज़ो बोलता है मास्टर वो जो घोस्ट टेम्पलर का माउंटेन है ना मेरे अंदर वो बदल चुका है। मास्टर स्मिथ बोलते हैं किस प्रकार का परिवर्तन है? इस दौरान वो बोर्ड पर अपना एक प्यादा रखने जा रहे थे। ज़ो बोलता है वो मेरे जैसा दिखने लगा है। मास्टर 7 जो कि प्यादा रखने वाले थे एकदम स्टक हो जाते हैं कि तुमने ये क्या कहा? तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।